नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य चैनल में। जैसा कि लगातार हम प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज लेके चलते हैं, तो आज उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी के तमाम टीजीटी, पीजीटी और जो भी टीचिंग से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न होंगे। चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ली जाए, यूजीसी नेट की बात कर ली जाए, मतलब हायर एजुकेशन में हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जो भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उनके सिलेबस से आधारित ये प्रश्न होंगे, जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम इस प्रश्न को देखेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें चैनल के साथ। तो सीधे चलते हैं, प्रश्न पे बातचीत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि पहला प्रश्न ही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि के बारे में पूछ रहा है। तो इन दो ध्वनियों के बारे में पता करने के लिए चार ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला ऑप्शन ग और घ दिया है, दूसरा ऑप्शन ड और ढ दिया है, तीसरा ऑप्शन प और फ दिया है, चौथा दिया द और ध। तो हमको पता है कि जो किसी भी क्रम का पहला और दूसरा अक्षर होता है वही अघोष होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है। तो रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है, जिसमें दिया है विभक्ति विचार, उसके बाद प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश हिंदी व्याकरण। तो इन चारों में जब हम देखते हैं कि रामदहीन मिश्र की कृति के बारे में, तो ऑप्शन ए इसका यानी कि विभक्ति विचार जो कि सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रीति ग्रंथकारों हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये जो कथन है, जो यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल ही मानते हैं कि जो रीतिकाल है वो उसके प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि को मानते हैं। किसको? चिंतामणि को मानते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान दें। और ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है आपकी स्क्रीन पे कि रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है। तो इसमें भी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, इस तरह के चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने ही भक्ति काल को श्रृंगार काल कहा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालचंद बिज्जावई भाषा दूही नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है, ये पूछ रहा है। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसमें दिया है कि क्या ये स्वयंभू की हैं, नरपति नाल की हैं, विद्यापति की हैं, मधुकर की हैं। तो ये जो काव्य पंक्ति है कि बालचंद बिज्जावई भाषा दूही नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये जो पंक्ति है वो विद्यापति की पंक्ति है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक सुकी के द्वारा किया गया है। तो इसका जो चार ऑप्शन मिल रहे हैं वो पृथ्वीराज रासो, कृति पताका, विशल देव रासो, खुमार रासो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो होगा। और इसे सुख सुखी संवाद कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि HBD ने कहा है। आगे जब हम देखेंगे कि तो मैंने आपको बता भी दिया कि पृथ्वीराज रासो ही उसका सही उत्तर होगा। और इसको सुख सुखी संवाद कहने वाले HPD हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है जो 7वें नंबर का प्रश्न है, वो प्रश्न यूं है
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता का जो मूल व्यवहार है वो किस तरह से होना चाहिए, तो इसके रूप में ऑप्शन में दिया है छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, एक कड़वक के अर्थ में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि ये एक कथा के अंश के रूप में होता था, कथा के अंश के रूप में होता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ। तो इसमें दिया है कि सिद्धों में, जैन में, नाथ पंथ में, सखी संप्रदाय में। तो जो शब्द का जो और भी प्रचलन देखने को मिलता है वो कहीं न कहीं सिद्धों में ही देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहा किस कवि का है। ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए में कबीरदास, बी रहीम, सी जायसी और डी दादू दयाल दिया हुआ है। तो ये कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। तो ये जो दोहा है वो और किसी का नहीं, ऑप्शन डी दादू दयाल का दोहा है, इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है ये पूछ रहा है, और ऑप्शन में दे रहा है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मध्वाचार्य, ऑप्शन डी, और यही ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। तो ये कह रहे हैं कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। और ये पंक्तियाँ बहुत ही सर्वव्यापी पंक्ति है, तो ज़्यादातर लोग तुरंत भर में सूरदास को टिक कर देंगे और वो वहीं पे धोखा खा जाएंगे। लेकिन ये जो पंक्ति है वो ऑप्शन बी परमानंद दास की पंक्ति है। परमानंद दास अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं अष्टछाप पे एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा और उसकी एक ट्रिक भी बना के लाऊंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो परमानंद दास का है, और यही लिखते हैं कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है। ऑप्शन के तौर पे दिया है उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ज्ञानदीप के जो सही वो हैं, जो सही देखते हैं, जो इनके रचनाकार हैं वो कहीं न कहीं शेख नबी हैं जो ज्ञानदीप लिखते हैं। इसका उत्तर है शेख नबी, ऑप्शन डी। अब हम करेंगे कि गगन हुता नहीं मही होती, हुते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। ये दोहा जायसी के किस काव्य कृति का है। तो ये दोहा जायसी के किस काव्य कृति का है। पद्मावत का है, अखरावट का है, आखिरी कलाम का है, कन्हावत का है। तो जब हम देखते हैं कि ये गगन हुता नहीं मही होती, होते चंद नहीं सूर, जब इस तरह की हाहाकार और अंधकार की चीजें आती हैं तो कहीं न कहीं अखरावट की बात आ जाती है, और ये दोहा भी अखरावट का ही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कमल दल नयननि की उन्मानी, अविसरत नाही सखी, मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। और ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। नंददास की है या मीराबाई की है या रहीम की है या रसखान की है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो और किसी की नहीं,
ये मीराबाई की पंक्तियां हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोगी, ये तो बहुत ही फेमस पंक्ति है। इसको तो आप धड़ल्ले से अब तक अपने दिमाग में इसके उत्तर को सोच भी लिए होंगे कि ये किसका है। तो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, और ये पंक्तियां जो हैं वो और किसी की नहीं है, ये स्वयं गोरखनाथ की ही पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है, जो हिंदू और मुस्लिम के समन्वय की बात करते हुए कहते हैं कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा? क्या कबीर के बारे में कहते हैं, जायसी के बारे में कहते हैं, या रहीम या रस खान के बारे में कहते हैं? तो ये जो कथन है वो और किसी के नहीं बल्कि जायसी के बारे में कथन है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीन भये जलमीन अधीन कहाँ कतिको अकुलानि समाने, नीर सनेही को लाए कलंक निराश हमें कायर त्यागत प्राणे। नीर सनेही में कौन सा अलंकार है, ये पूछ रहा है, और ऑप्शन के तौर पे दे रहा है कि अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति। तो इसमें जो अलंकार है वो कहीं ना कहीं इसमें दो अलंकार है, और वो दो अलंकार श्लेष और वक्रोक्ति है। इसमें श्लेष और वक्रोक्ति दो तरह के अलंकार हैं, और नीर स्नेही के दो अर्थ हैं। जैसे अपने प्रेमी जल को द्रवीभूत प्रेमी, अतः श्लेष अलंकार है, और साथ ही इसमें कथा पद्धति में वक्रता का समावेश भी हुआ है, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार भी शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय किसका विवेचन किया है? काव्य निर्णय में किसका विवेचन किए हैं भिखारी दास ने? तो इसमें क्या इन्होंने सर्वांग विवेचन किया है, छंद विवेचन किया है, अलंकार विवेचन किया है, या काव्य भेद को बताया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? क्या ये लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती है? क्या ये लिखा है कि बिहारी की भाषा साहित्यिक है? क्या ये लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है? या फिर ये लिख दिया कि बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र बहुत कम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक मर्यादाओं में बधी हुई है। अगला प्रश्न है कि जहाँ कलह कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? ऑप्शन के तौर पे हित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलवेली अली, नागरी दास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरी दास इसके सही उत्तर के तौर पे देखे जाते हैं। और ये प्रश्न जो है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिया गया है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिया गया है, इसीलिए बार बार रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इम्पोर्टेंट माना जाता है। सीधे सीधे वहाँ से पंक्तियों को परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और इसके उत्तर के तौर पर नागरीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को प्रमाजित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला कर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है?
इसमें रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी द्विवेदी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, शिवदान सिंह चौहान का है। तो ये जो कथन है वो और किसी का नहीं बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी का ही कथन है, जो कहते हैं कि भारतेंदु ने पद्य के साथ साथ गद्य का भी परिष्कार किया और खड़ी बोली भाषा में लाकर रख दिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये आया कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार कौन है। ये कौन से लेख, इस तरह के लेख कौन लिखा जिस लेख का नाम है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। क्या हरिश्चंद्र लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं या रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। तो ये जो लिखने वाले हैं वो और कोई नहीं है बल्कि ये इस तरह का लेख बालकृष्ण भट्ट जी ने ही लिखा कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुधि सुधि मेरे अगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत लिखी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों के कवि के तौर पे ऑप्शन में मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान दिया हुआ है। ये पंक्तियाँ जो हैं वो महादेवी वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से ली गई है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यूं है कि देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं। देहाती दुनिया के लेखक कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन। तो देहाती दुनिया के लेखक और कोई नहीं, शिवपूजन सहाय हैं। शिवपूजन सहाय जो 1926 में देहाती दुनिया लिखते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वान इसी देहाती दुनिया को पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं, पहला आंचलिक उपन्यास भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्वमान मैला आंचल ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था, न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से है। आप फिर से ध्यान दीजिए कि 1942 का जिक्र है, जन आंदोलन का जिक्र है और गाँव का जिक्र है जहाँ पे कुछ खबरों को पहुँचने की बात है, कुछ खबरों को न पहुँचने की बात है। और ये कह रहा है कि ये किस उपन्यास से है। क्या काल कथा पीढ़ियाँ इन्हीं हथियारों से, मैला आंचल। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अगर थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएंगे तो हम तुरंत भर में कैच कर लेंगे कि ये मैला आंचल से पूछी गई पंक्तियां हैं, जो रेणु की रचना है। रेणु की रचना है, 1953 में ये रचित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है। दिया है कि लियो लाविंथल, जॉर्ज लुकास, चार्ल्स देरिडा, इपोलित तेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका जो सही उत्तर है कि कौन इसमें वो क्या बोलते हैं मार्क्सवादी है, तो ये होगा इपोलित तेन। इपोलित तेन जो था वो एक मार्क्सवादी विचारक था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, मतलब कहाँ के प्रवास पे आधारित है, कहाँ घूमने गए थे तो वो चीड़ों पर चांदनी लिखे थे। तो ये और कहीं का नहीं, ये यूरोप प्रवास पर आधारित है, चीड़ों पर चांदनी। अगला है कि अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो वो 1914 है, टिक लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था हीरा हीरा डोम। अछूत की शिकायत कविता हीरा डोम ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा वे दिन। वे दिन जो है वो प्रवास के वो बाहर की कविता है और ये उपन्यास है, ये है निर्मल वर्मा का, किसका,
निर्मल वर्मा का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? तो इसमें दिया है कि सुशीला टागोरे, सविता सिंह, अनामिका, प्रभा खेतान। तो जो स्त्रीत्व का मानचित्र है वो अनामिका की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या विशस्य विषय औषधम होगा, या नील देवी होगा, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन के तौर पे दिया है कि नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कोर्ट मार्शल होगा। कोर्ट मार्शल में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है और ये स्वदेश दीपक की रचना है। किसकी? स्वदेश दीपक की। स्वदेश दीपक लिखते हैं कोर्ट मार्शल नामक नाटक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामेश्वरम प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल्पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या राजा नंगा है, लोमड़वेश, शास्त्र संतान और कैम्प? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोमड़वेश। लोमड़वेश ही नाटक है, बेन जॉनसन के नाटक दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। इसका ट्रांसलेशन है, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। तो अब इसका जो सही उत्तर हम देख पा रहे हैं तो हम वो देख पा रहे हैं इसमें सूखी डाली इसका सही उत्तर होगा और इसमें संयुक्त परिवार का समस्या दिखाया गया है, संयुक्त परिवार का। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1817 रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की कौन सी कृति है? क्या रिम्बलर है, साइंस एंड पोइट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इल्यूजन एंड रियलिटी होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीक्षक और नई आलोचना से संबंधित नहीं है, वो कौन सा समीक्षक है जो नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्न, रोलाबार्थ, क्लिथ ब्रुक्स, जॉन क्रो, रेनसन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्लिथ ब्रुक। क्लिथ ब्रुक जो है वो नई समीक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? आचार्य विश्वनाथ मतलब कि इसमें से 3 कथन उनके होंगे और 1 कथन उनका नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाश है, रस वेदांत रस स्पर्श है, शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा कथन जो उनके द्वारा नहीं कहा गया है। तो ये ऑप्शन डी ही दिख रहा है जो उनके द्वारा नहीं कहा जाने वाला कथन है, इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है वो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है और ये आनंदवर्धन की रचना है। किसकी? आनंदवर्धन आनंदवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? सौंदर्य के बारे में ये कथन किसका है? ऑप्शन के तौर पे हजारी द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी को दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
रामविलास शर्मा ही कहते हैं कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में लगाने की बात कह रहा है। 4 रचना दिया हुआ है, हंस ज्वाहिर, जयचंद प्रकाश, मधुमालती और मृगावती। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जयचंद प्रकाश ही तो लिखा गया था मधुकर कवि के द्वारा, इसलिए इसका सीधे सीधे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन डी में दिया है कि जयचंद प्रकाश, मृगावती, मधुमालती और हंस ज्वाहिर, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जन्मकाल के आधार पे कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। दिया है कि जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। तो इसमें जो क्रम बनेगा वो सबसे बड़े तो चंद्रबरदाई ही थे तब तक, इसीलिए तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो लिख दिए। चंद्रबरदाई, जगनीक और खुसरो और श्रीधर, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जन्मकाल की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम बताइए। तो ये सारे रीतिकाल के कवि हैं, जिसमें चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो बिहारी हैं उनका जो जन्मकाल है वो 1595 है, और जो चिंतामणि हैं वो 1600 में इनका जन्म माना जाता है, 1600 में। और उसके साथ ही जो मतीराम है वो 1604 में माना जाता है, और घनानंद तो सबसे बाद के ही कवि हैं रीतिकाल में, इसलिए ऑप्शन बी जिसमें बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद ही, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचनाकाल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। इसमें दिया है कि गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, बैताल, ये 4 कवियों का जो सही क्रम है वो किस तरह से लगाया जाए। तो इसमें जो सही अनुक्रम होगा सबसे पहले गोविंद स्वामी ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये गोविंद स्वामी जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। किसके? अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि हैं। और बाकी के ये 3 कवि जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। किसके? रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। अब इसमें क्रम बैठाने को कह रहा है। तो चतुर्भुजदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, तो ये बाद के 4 कवि हैं अष्टछाप वाले। इसमें सबसे पहले परमानंद दास ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जो ये कहता है कि पहले परमानंद, चतुर्भुज, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, यही क्रम आरसीएस ने माना है। आरसीएस यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है कि रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अब विष्णु प्रभाकर के जो वो है सही अनुक्रम है, तो वो ढलती रात सबसे बाद में उनकी लिखी रचना है, तो ये 2 जगह देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो इनकी स्वप्नमयी है वो सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथाकारों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि कौन कब पैदा हुआ और कौन किससे बड़ा है। सबसे फेमस जो है मन्नू भंडारी को हम लोग याद करते हैं, तो मन्नू भंडारी जो हैं वो 1931 में पैदा हुई, और नरेंद्र कोहली जो हैं वो 1940 में, और धर्मवीर भारती का जो जन्म मिलता है वो 1926 में। विष्णु प्रभाकर 1912 में पैदा होते हैं, इसलिए सबसे पहले विष्णु प्रभाकर, फिर धर्मवीर भारती, फिर मन्नू भंडारी, फिर नरेंद्र कोहली, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचनाकाल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो नूतन ब्रह्मचारी है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अधकिला फूल,
हरिऔध की रचना है। बूंद और समुद्र अमरकांत अमृतलाल नागर की है। सेवा सदन तो प्रेमचंद की है ही। तो नूतन ब्रह्मचारी ही सबसे पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नूतन ब्रह्मचारी के बाद अतकिला फूल हरिऔध का, सेवा सदन प्रेमचंद का, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का रचना है। आगे रचना देखने को मिल रहा है कि रचनाकाल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम लगाने को कह रहा है। कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम लगाने को कह रहा है। दिया है कि एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो होगा भूख के 3 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर तो होगा ही होगा, जिसमें भूख के 3 दिन, ये तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का क्रम ही सही है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम में लगाइए। और इसको जब हम मिलाएंगे तो प्रेम पथिक 1913 की रचना है। झरना 1918 की रचना है। आंसू 1925 की रचना है। लहर 1933 की रचना है। इस क्रम को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले प्रेम पथिक, प्रेम पथिक के बाद झरना, फिर आंसू, फिर लहर, और इस क्रम को जब मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाइए। दिया है युगांत, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, लोकायतन। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आएगा हमारा युगांत। युगांत हमें 2 में मिल गया। और सबसे बाद में आएगा सत्यकाम। तो सत्यकाम केवल 1 में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही अनुक्रम लगाना है। पुस्तकों का सही अनुक्रम लगाना है। अब ध्यान से देखिए कि कौन कब लिखा गया था और किसकी रचना है। तो ये जो मध्यकालीन बोध का स्वरूप है, ये एचपीडी का रचना है। एचपीडी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का रचना है, यानी कि RSC। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह की रचना है, बच्चन की। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये सुमन राजे का रचना है, सुमन राजे। अब आपको चारों रचनाओं के बारे में पता चल गया। अब आप आराम से इसको रख सकते हैं कि इसका क्रम क्या सही होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप सबसे पहले, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उसके बाद, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उसके बाद, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सबसे लास्ट में होगा। यही इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, और संभवतः यही लास्ट प्रश्न भी होगा कि कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें आपको 4 नाटक दिया है, त्रिशंकु, आलापसर, भूखाग है, विश्ववंश। तो जो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, त्रिशंकु ही इसमें सबसे पहले लिखा गया था। सबसे बाद में लिखा गया था भूख आग है, ये भी हमको 2 जगह मिल गया। अब दोनों में हमारी लड़ाई है, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है, इसमें त्रिशंकु और भूख आग दोनों मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुछ 50-51 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि UPSC और UGC नेट और TGT PGT KBS NBS लगातार आयोग के हिंदी टीचिंग से रिलेटेड सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह रहा। तो आप को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जुड़े रहें हिंदी वात्सल्य के साथ। मिलते रहेंगे हम नए नए रचनाओं को लेकर, नए नए प्रैक्टिस सेट को लेकर के। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।